हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर के आया हूं रिडॉक्स रिएक्शन का, जहां पर हम बात करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। क्योंकि जब रिडॉक्स रिएक्शन के सवाल आते हैं, जब रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड स्टोइकियोमेट्री 2 में सवाल आते हैं, तो उस केसेस में बच्चे परेशान होते हैं कि सर इनका रिएक्शंस क्या लिखे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको कंप्लीट रिएक्शन आए या ना आए, बस हमको यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में बदलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट किस में बदलेगा। खाली ये बात पता चल जाने से आप आसानी से एन फैक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि एन फैक्टर कहीं ना कहीं इसी चीज पर बेस्ड करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज अगर आपको पता चल गया तो आप एन फैक्टर बड़े आसानी से निकाल लेंगे। आपको कहीं बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा के आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे थोड़ा सा यहां पर बात करूं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, बोला कि KMnO4 रिएक्ट्स इन एसिडिक मीडियम विथ H2C2O4। अब आपसे पूछ लिया कि फाइंड आउट द मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड। क्या पूछ लिया आपसे सवाल कि फाइंड आउट द मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड। अब आप यहां परेशान हो जाएंगे कि सर आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करें, अगर हमें रिएक्शन नहीं दिया हम तो पागल हो जाएंगे। तो ऐसा यहां पर कुछ नहीं है। अगर आपको यह पता चल जाए कि Mn यहां पर एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट होता है और C2O4 2- आपका CO2 में कन्वर्ट होता है, बाकी आप XYZ प्रोडक्ट रहने दीजिए। हाँ, सवाल में आपको जरूर दे देगा कि 5 मोल्स ऑफ KMnO4 अंडरगोज द रिएक्शन। किसी ना किसी एक का तो अमाउंट आपको देगा, तभी आप दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हैं। सवाल इसी तरीके से कुछ बनेगा। अब यहां पर क्या होगा बेटा, अगर आपको यह पता चल जाता कि Mn Mn2+ में बदलेगा, मामला तो सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि हमको इसका अमाउंट पता है, हमको इसका अमाउंट निकालना है। तो इसका अमाउंट और इसका अमाउंट के बीच में क्या रिलेशन बैठता है, मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2। बोलो हाँ या ना। और इक्विवेलेंट्स का मैंने क्या फॉर्मूला बताया, एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इनटू मोल्स ऑफ KMnO4 बराबर एन फैक्टर ऑफ CO2 इनटू मोल्स ऑफ CO2। अब इसका मोल्स तो पता है, एन फैक्टर अगर आप निकाल ले और इसका एन फैक्टर निकाल ले, तो क्या आप इसका अमाउंट पता नहीं कर सकते? अरे आसानी से कर सकते हैं। और इसका एन फैक्टर निकालने के लिए आपको ये कुछ बातें याद होनी चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन है जो आपको याद होने चाहिए। अब मैं बता दूं, ये रिडॉक्स रिएक्शन सिर्फ आपको रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में काम नहीं आने वाले, या आप आगे चल के डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे ना, काफी सारे एनसीईआरटी में रिएक्शंस आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो वहां पर भी आपको यह हेल्प करेगा, वहां के सवालों को बनाने में भी आपको कहीं ना कहीं मददगार साबित होने वाला है। तो इसको आप अच्छे से लास्ट तक देखें और सारे रिएक्शंस को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, तभी जाकर के आप चीजों को बना सकते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या ही बचा, यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लोगे, ये +3 है और ये +4 है। फिर आप बोलोगे सर मुझे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं आता, तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, फिर आप इस लेक्चर को देखिएगा। एक सीक्वेंस में जब कोई भी बंदा लेक्चर को देखता है, तभी वो लेक्चर को पूरे तरीके से समझ सकता है, हर एक प्रोज एंड कॉन्स को अच्छा तरीके से वो अपने दिमाग में बैठा सकता है और सवालों को आसानी से बना सकता है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, बताना जरा, 5। इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, 1। इसका एन फैक्टर निकालना मुझे CO2 का, इसका कोई मतलब नहीं। हो सकता सवाल में इसका मोल्स पूछ लेता तो मैं इसका एन फैक्टर निकालता। इसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 1 इंटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1। यहां पर इसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे, KMnO4 का नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 1, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5, आंसर आ जाएगा 5। अब देखो सवाल कितना आसान हो गया, 5 इंटू 5 बराबर 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। मोल्स ऑफ CO2 क्या निकल करके आ गया, 25। आया बात समझ में? तो आगे जो हम क्वेश्चंस देखेंगे, अब नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके के सवाल आपके स्टोइकियोमेट्री 2 कह लो,
चाहे रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पर स्टोइकियोमेट्री का सवाल किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर। उसमें सिर्फ सवालों का प्रैक्टिस करेंगे, जहां पर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस देखेंगे। यहां हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाया, यहां पर हम लोग एन फैक्टर निकालना सीख रहे हैं, लेकिन एन फैक्टर तक पहुंचने के लिए आपको सम इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन याद होने चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी आज रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग देखेंगे वो सारे रिडॉक्स रिएक्शन आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले याद कर लीजिएगा। और याद करने का सरल तरीका लिख लिख के याद करेंगे, लिख लिख के आप 2 से 4 बार 5 बार लिखेंगे, अपने आप दिमाग में फिट होने लगेगा। फिर सवालों का प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे से रिएक्शंस आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। आया बात समझ में? तो कुल मिला के आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो याद होने चाहिए। बोलेंगे सर बाकी का मोल्स निकालने बोलता, तो बाकी का मोल्स निकालने बोलता तब का तब देखते। लेकिन जनरली जब भी सवाल पूछा जाता है तो यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन में हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का में से किसी का अमाउंट या उसके प्रोडक्ट का अमाउंट आपसे पूछा जाता है। क्लियर? अदरवाइज वो पूरा रिएक्शंस आपको दे देगा, मेंशन कर देगा, और वो पूरे रिएक्शन को आप चाहे बैलेंसिंग के थ्रू चाहे एन फैक्टर के थ्रू यूज करके आप आसानी से मोल्स या मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हो सकता था मोल्स नहीं देता, मोलैरिटी दे देता, आपसे मोलैरिटी पूछ लेता। हो सकता था नॉर्मेलिटी दे देता, आपसे मोलैरिटी पूछ लेता। लेकिन एन फैक्टर का तो यूज आपको पड़ता ही पड़ता। इज इट क्लियर? चलिए आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पहला MnO4-। मैं बता दूं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अगर आप एसिडिक मीडियम इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn2+ में। MnO4- न्यूट्रल हो या स्लाइट एल्कलाइन हो, मैं बता रहा हूं, अगर सवाल में एल्कलाइन लिखा हुआ रहेगा आपको उसको स्लाइट एल्कलाइन ही मान करके चलना है। एक बार जेई में इसी पे सवाल पूछ दिया था, एल्कलाइन लिखा, लोग स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मान करके MnO6 2- बना दिए, गड़बड़ हो गया मामला, गड़बड़ हो गया। तो MnO6 नहीं, सॉरी, यहां पर MnO4 होना चाहिए, यहां पर MnO4 2- होना चाहिए। ठीक, आप यहां पर देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका +4 है, इसका +6 है। अगर सवाल में जब तक स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन या कंसंट्रेटेड बेस नहीं लिखेगा तब तक आपको ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करना है। आप अगर न्यूट्रल लिखा हुआ है, सिर्फ एल्कलाइन लिखा हुआ है या स्लाइट एल्कलाइन लिखा हुआ है, आप MnO2 में ही उसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब प्रोडक्ट आपका MnO2 ही बनेगा। आप इन सभी में देखेंगे इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर घट रहा है, रिडक्शन में जा रहा है, यहां भी रिडक्शन में जा रहा है, यहां भी रिडक्शन में जा रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तीनों मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब है, तो आप आंसर क्या बताओगे? कि एसिडिक मीडियम में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। वहीं अगर मैं Cr2O7 2- का बात करूं तो अगर आप इसको किसी भी मीडियम में डाल दो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cr3+ में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये तब जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और इसके सामने में कोई रिड्यूसिंग एजेंट आना चाहिए। ये नहीं आप Cr2O7 2- को किसी भी मीडियम में ऐसे पड़े रहने दो, वो Cr3+ में। ये सारे कन्वर्जन तभी है जब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सामने कौन आएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि जब तक ये सामने वाले को नहीं देखेगा तब तक ये अपने आप को परिवर्तित नहीं करने वाला। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? चलिए कुछ और। अब आपको पता चल गया कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आप वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यहां पर लिखेंगे तो क्या होगा? तो मान लीजिए आपके पास NH3 है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, आपने MnO4- को रखा, तो ये -3 से, ये -3 से कहां कन्वर्ट हो जाएगा? 0। इसका ये ऑक्सीडेशन कर देगा। अब मान लीजिए यहां पर आपने MnO4- को रखा, तो ये साथ में क्या बना देता? Mn2+ बना देता। क्लियर? अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी ऑक्सीडेशन नंबर सारा पता चल गया, रिड्यूसिंग एजेंट का भी सारा ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया, किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये भी पता चल गया। कन्वर्जन पता चलने से क्या होगा? कन्वर्जन पता चलने से चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पता चल जाएगा, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का यूज करके आप एन फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलिए यहां तक आया क्या बात समझ में? ठीक। अब ये Cl- को किस में कन्वर्ट कर देगा? Cl2 में। यहां H2O3 2- अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2.5। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो कन्वर्जन कुछ ऐसा होगा। अब बोलेंगे सर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रहा, रिड्यूसिंग एजेंट रहा, तो कन्वर्जन उल्टा हो जाएगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो भैया वो इसके साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म कर देगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये रिवर्स जा सकता है अगर रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर आप डाल दिए तो, अगर आप यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिए तो। क्लियर?
सिमिलरली NO2 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO3 माइनस में, +3 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +5 में। कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। SO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो, ये +4 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +6 में। ये +4 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +6 में। क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसका यूज बार बार आपको देखने को मिलेगा, बार बार। Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3+ में। Cu+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2+ में। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर I- किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, I2 में। SN2+ किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, SN4+ में, SN4+ में। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार देता हूं, आयोडीन वाला। याद रखिएगा ये I2 में तभी कन्वर्ट होगा जब MnO4- एसिडिक मीडियम के साथ रहेगा, या Cr2O7 रहे। लेकिन अगर आप यहां पर इसको, अगर आप यहां पर MnO4- लिखे और साथ में बेसिक मीडियम कर दिया, अगर साथ में बेसिक मीडियम कर दिया या न्यूट्रल मीडियम कर दिया, तो मैं बता दे रहा हूं ये I- आपका IO3- में कन्वर्ट हो जाता है। ये NCERT का फेवरेट सवाल है, ये NCERT का फेवरेट सवाल है। और स्लाइट एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में MnO4- किस में कन्वर्ट होता है, MnO2 में। ये NCERT का बहुत फेवरेट सवाल है, जेईई मेन में भी आ चुका है, ये D&F ब्लॉक के NCERT का सवाल है। इज इट क्लियर? Pb2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Pb+4 में। S2- कोई भी नेगेटिव होगा ना, वो चाहता है जीरो की तरफ जाना, वो चाहता है जीरो की तरफ जाना, एक्सेप्ट दिस, ये वाला याद रखिएगा, स्टार मार्क डाल दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए ये -2 में है, ये 0 पे चला गया। ये यहां पर आपका +3 में है, ये +5 में चला गया। ये +3 में है, ये +5 में चला गया। ये याद रखिएगा प्रोडक्ट जो बन रहा है, कुछ नहीं है भाई, 1-2 बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, याद हो जाएगा। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये -1 वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 पे, क्योंकि H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा, -1 होता है। C2O4 +3 से कहां चला जाता है, +4 में। अभी हम लोगों ने रिएक्शन भी देखा, NO2- +3 से कहां चला गया बेटा, +5 में चला गया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, मान लो Cl2 से सड़ा हुआ कोई रिड्यूसिंग एजेंट आ गया भैया, ठीक है, MnO4- नहीं है, तो ये अपने आप को रिड्यूस कर लेगा और यहां पर किसके तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। 0 से कहां चला जाएगा, -1। अगर सामने में रिड्यूसिंग एजेंट आ गया तो I2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I- में। BrO3- किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Br- में। AsO4 3- किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AsO3 में। SbO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SbO3 में। यहाँ +5 से कहां चला जाएगा, +3 में। यहाँ +5 से कहां चला जाएगा, +3 में। यहाँ +5 से कहां चल जा रहा है, -1 में। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन कब, जब MnO4- सामने ना हो, जब Cr2O7 सामने ना हो, जब H2O2 सामने में ना हो। इज इट क्लियर? यहां देख लो, ये +5 से कहां चला गया, +3 में। ये +3 से कहां चला गया, +2 पे। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछ लेता है। मोहर सॉल्ट में इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप सोचेंगे जो भी इसके सामने नीचे वाला आएगा वो अपने ऊपर में जाना चाहेगा। कहां ऊपर में जाना चाहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर सामने आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा। आप बोलोगे सर इसका तो ये +2 है और इसका यहां -3 है, तो भैया Fe तो Fe+3 में चला गया। ये बात हमको समझ में आ गया। Mn+2 में क्यों गया, एसिडिक मीडियम में। क्लियर है क्या? क्या ये नाइट्रोजन भी ऑक्सीडाइज होगा? तो याद रखिएगा, ये मोर सॉल्ट में ये पार्ट ऑक्सीडाइज नहीं होता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, यहां लोग फंस जाते हैं। यहां पर लोग इसको भी N2 में बदल देते हैं, जो कि गलत है। मोर सॉल्ट का ये अमोनिया वाला पार्ट नाइट्रोजन N2 में कन्वर्ट नहीं होता, ये एज इट इज NH4+ के फॉर्म में ही रह जाता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप थोड़ा सा रुतबा पता कर लीजिए, ऑर्डर पता कर लीजिए। सबसे स्ट्रॉन्ग KMnO4, उसके बाद K2Cr2O7, उसके बाद H2O2, उसके बाद O3, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2, उसके बाद I2। इज इट क्लियर और नॉट? ये ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखिएगा। मतलब अगर KMnO4 के सामने में I2 आ गया तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और I2 रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 आ गया और I2 आ गया, कौन ऑक्सीडाइज करेगा? अगर बताओ
बताओ ना जरा, H2O2 आ गया और I2 आ गया, कौन ऑक्सीडाइज करेगा? ऑब्वियसली ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके क्या बना देगा? H2O। -1 से कहां चला जाएगा? -2। और ये I2 0 से कहां चला जाएगा? I- में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? सॉरी, I- आएगा, I- आएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I2 में। I2 के साथ कभी रिएक्शन नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, तो इस दोनों में कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? H2O2। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन का यहां पर आपको एन फैक्टर आना चाहिए। अब होता क्या है, कोई ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं किसी रिएक्शन में, और किसी रिएक्शन में वो रिडॉक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, वो एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तब उस केस में क्या करेंगे? अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर दोनों बिहेवियर है, मतलब वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस भी हो सकता है और वो एसिड या बेस की तरह बिहेव कर सकता है, तो अगर वो एसिड और बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो हम केस 1 लगाएंगे एन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए कि कितना H+ वो दिया है। और अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में केस 2 लगाएंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, इस फॉर्मूला का यूज करके एन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब ये डिपेंड करेगा, जैसे C2O4 2- के सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, KMnO4 हो जाए, K2Cr2O7 आ जाए, H2O2 आ जाए, ओजोन आ जाए, ये क्या करेगा? +3 से +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां इसका एन फैक्टर निकालोगे तो क्या निकालोगे? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है? बोलो ना जरा, 1। एन फैक्टर क्या हो जाएगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, आंसर क्या आ जाएगा? 2। सिमिलरली यहां पर भी वही बात है, यहां भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने आ गया, यहां भी इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, यहां भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, इसको +4 में बदल दिया, एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। यहां भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, अब सुनो, यहां पर भी है और यहां पर भी कार्बन है, तो एन फैक्टर क्या करोगे? ऐड करोगे, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हो तो क्या करेंगे? एन फैक्टर ऐड कर देंगे, तो एन फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? इसके कारण 2, इसके कारण 2। बोलेंगे सर कैसे? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है? +3 से +4। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हुआ? 1 का। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2, 2, 4। आप चाहो तो 4 × 1 कर लो, 4 आ जाएगा। अरे बोलो आया क्या? ये डॉट से जुड़े हुए हैं कंपाउंड, ये डॉट से जुड़े हुए हैं, मतलब ये पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है। नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हुए तो ये कार्बन भी जोड़ेंगे और ये कार्बन भी जोड़ेंगे। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, आप देखो यहां नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? ये सारा पूरा मिला करके एक कंपाउंड है बेटा, ये पूरा मिला करके एक कंपाउंड है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 2, 2, 4 मत करना, यहां 3 भी लिखा हुआ है, तो 3 × 2 = 6 और 6 और 2 8। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए इसका देख लो, चाहे इसका देख लो, ये +4 में ही जा रहा है, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हो रहा है बेटा? 1। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 2 और 3 × 2 = 6, 8 हो गए। 8 इज द नंबर ऑफ एटम इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, आंसर विल बी 8। यहां एन फैक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8। नेक्स्ट, सिमिलरली अब यहां देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आया बेटा? 1। एन फैक्टर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 2 इनटू ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना है? 1। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब मजेदार बात यहां क्या आई? यहां मजेदार बात आ गई। अब देखो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये मेरा क्या है? बेस। क्या तुमको पता है इस H2C2O4 को हम प्यार से ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं? कहां पाया जाता है? टमाटर में, टमाटर में। H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड। अभी क्या इसके पास कोई H है देने वाला? यस, एक H बचा हुआ है, तो इसने अपना एक H दे दिया। देखो यहां पर कहीं रिडक्शन हुआ क्या? नहीं, क्योंकि ये अभी भी C2O4 2- के फॉर्म में, यहां भी C2O4 2- के फॉर्म में। मतलब यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा, यहां एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। ये कैसा रिएक्शन है? ये एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो यहां एसिड बेस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हम एन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन डोनेटेड 1, एन फैक्टर्स का क्या हो जाएगा? 1। सिमिलरली यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, तो ये 2, 2, 4 +3 से कहां जा रहा है? +4 में। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है? 1 का। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 2, 2, 4। एन फैक्टर क्या आ जाएगा? 4 × 1,
4। लेकिन अगर इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह यहां बेस आ जाता, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह बेस आ जाता, तो यहां पर देखो इस रिएक्शन में देखो क्या C2O4 माइनस CO2 में कन्वर्ट हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। मतलब यहां पर क्या रिएक्शन हो रहा है? ये बेस हो गया और ये एसिड। एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? जैसे कि कितना वो H प्लस दिया है, कितना H प्लस दिया, यहां पर एक H, यहां पर है, यहां एक 2 H, टोटल कितने H हो गए? 3। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3। इसको देख करके नहीं बोल रहा हूं, इधर देखो सारा H निकल गया, C2O4 माइनस के बगल से सारा H निकल गया है। तो कितना डोनेट किया ये हाइड्रोजन? 3। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3। बोलेंगे सर पानी नहीं बनेगा क्या? अरे बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा हूं कि एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अगर ये सारी बातें अगर आप दिमाग में बैठा लिए बेटा, अगर ये सारी बातें अपने दिमाग में बैठा लिए, ये बात मान करके चलो कहीं ना कहीं, ये चीज तुमको पूरे एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट्स, टाइट्रेशन, ये सारे टॉपिक्स में काम आएंगे। क्योंकि जब वहां पर वर्ड यूज करेगा ना और आपको रिएक्शन दिमाग में आएगा ही नहीं, तब कैसे बनाओगे? हर जगह स्क्रीनशॉट ले लेना, हर एक रिएक्शन को आप 2 बार 3 बार 4 बार लिखना, पक्का आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं आपको जबरदस्त हेल्प करने वाले, आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सारी बातें, बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लेकर के आएंगे, क्या क्या उसका एप्लीकेशन है, किस तरीके से सवाल फ्रेम होते हैं, कैसा स्टोइकियोमेट्री 2 के सवाल होते हैं, ये सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 7 8 9 सवाल 10 सवाल करेंगे आराम से रिडॉक्स रिएक्शन पर। तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल राइज करेगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम में। आई होप, ये मैं आप आशा करता हूं कि आप भी मेहनत कर रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिए, इससे प्रोत्साहन हमारा बढ़ता रहता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।